एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान के समय स्वतः सांसों पर ध्यान नहीं टिक पाता और जब बार बार प्रयास करते हैं तो मन फिर कहीं दूर ले जाता है। फिर हम वापस आते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे थे और इसी बीच ऐसा लगता है जैसे हम कहीं अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गए हैं। फिर मन को खींच कर लेकर आते हैं, तब तक वेदनाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। उन वेदनाओं के चलते फिर अंततः हमें उठना ही पड़ता है और हमारा ध्यान नहीं घट पाता, हम ध्यान से उठ जाते हैं। यह कौन सी परीक्षा है? इन मित्र ने प्रश्न किया है कि आनापान स्मृति योग में स्वतः सांसों पर ध्यान नहीं टिक पाता, उसका कारण है। और ऐसा नहीं है कि यह इन्हीं मित्र को ही ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा घट रहा है। एक और मित्र ने प्रश्न किया था कि आनापान स्मृति में जब मैं सांस को देखता हूँ तो सांस को देखने के बजाय मैं तो सांस लेने लगता हूँ। कभी मेरी सांस तेज हो जाती है, कभी मेरी सांस छोटी हो जाती है। मैं सांस को ले रहा होता हूँ जबकि सांस को अपने से लेना ही नहीं है। और मैं कभी भी आनापान स्मृति में कामयाब नहीं हो पाता, आनापान स्मृति कर ही नहीं पाता। इन मित्र का प्रश्न भी बहुत लाजमी है, बहुत रियल है और सबके साथ इसी तरह से घटता है। जब भी कभी कोई नया व्यक्ति जिसने कभी आनापान स्मृति या कभी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान नहीं टिकाया, अगर वह व्यक्ति आनापान स्मृति योग को शुरू करता है तो सांस को देखते ही उसको लगता है कि वह तो सांस ले रहा है, वो अपने से सांस ले रहा होता है, अपने से सांस लेने लगता है, ऐसा उसे लगता है। और यह सच भी है, वो अपने से ही सांस ले रहा होता है, वो दृष्टा नहीं बन पाता। इसलिए आनापान स्मृति योग बहुत मुश्किल साधना मालूम पड़ती है हर नए व्यक्ति को, क्योंकि जैसे ही वो सांस को देखने के लिए ध्यान में बैठता है वैसे ही वह देखने के बजाय सांस लेनी शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य का स्वभाव है कि उसे कुछ करना होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वह दृष्टा भाव से कहीं रुका हो। जब से भी उसने होश संभाला है, जब से भी उसका मन चलने लगा, जब से भी उसका मन एक्टिव हो गया इस संसार में, तब से वह हर किसी वस्तु को जब भी देखता है तो उसमें अपना दिमाग लगाता है। एक छोटे से बच्चे को जिसका अभी मन एक्टिव नहीं है, हम अपने घरों में देखते हैं छोटा सा बच्चा, 2 महीने 4 महीने 3 महीने का बच्चा, उस बच्चे को पकड़कर आप बाजार की तरफ चलें या उस बच्चे को पकड़कर आप किसी पार्क में जाएं, उस बच्चे को पकड़कर आप किसी फूलों की बगिया में जाएं, तो आप देखेंगे कि वो फूलों को जब देखता है तो एक टक देखता है। जब वो किसी पक्षी को देखता है तो एक टक देखता है। उसके लिए वह एक अजूबा है। उसके लिए वह खिलता हुआ फूल, उसका रंग, उसकी वो बनावट एक अजूबा है। उसको भी नहीं पता कि यह फूल गुलाब का है या कमल का या गेंदे का। उसको नहीं पता कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, यह गोलाई लिए हुए है या यह त्रिकोण बना हुआ है या यह किसी और बनावट में है, छोटा है, बड़ा है,
रंग कौन सा है, लाल है, नीला है, पीला है, उसे कुछ पता नहीं। वह तो फूल को देख रहा होता है, वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें एक टक वहीं टिक जाती हैं और वह उस फूल को इतने गहरे में देखता है कि जैसे वो फूल में ही पहुंच गया। और जैसे ही मन एक्टिव होता है, बच्चा स्कूल जाता है या बच्चे को अब यह पता चलने लगा है कि रंग कौन से हैं, माँ से पूछता है कि यह कलर कौन सा है, कलरिंग करने लगा है, अब स्केचिंग करने लगा है अपने कापी में, तो अब उसको पता लगने लगा है कि कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा पीला है। जैसे ही किसी फूल को देखता है तो तुरंत रंग को देखता है, लाल रंग का फूल। फिर उसने पढ़ाई की है कि फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, उसको गुलाब का पता है, उसको कमल का पता है, कमल को लोटस कहते हैं उसको पता है, गुलाब को रोज कहते हैं उसे पता है, रेड रोज है, वाइट रोज है, येलो रोज है। उन रोज के, उन रेड, वाइट और येलो रोजेस की क्या मीनिंग है, यह भी उसको बता दिया जाता है। जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है, उसका संसार फैलता है, उसका मन फैलता है, तो फिर वह अपनी उस असलियत से दूर चला जाता है जो वह 2 महीने का बच्चा था, जब वो सिर्फ वो फूल को देखता था। अब वो फूल नहीं देखता, अब वो गुलाब को देखता है। अब वो फूल कौन से रंग का है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है, उसको देखता है। अब वो देखता है कि लाल फूल किसको दिया जाता है, सफ़ेद फूल किसको दिया जाता है और पीला फूल किसको दिया जाता है, उसकी क्या साइन है, क्या मीनिंग है। अब वो ये देख रहा है। अब वो रोज़ डे मनाता है, रोज़ डे में वो फूल देना चाहता है अपने किसी प्रिय को, जिससे वो दोस्ती करना चाहता है या जिससे वो रोमांस करना चाहता है, या जो उसकी मंगेतर है, या जो उसका हस्बैंड बनने वाला है या वाइफ बनने वाली है, या उसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या उसका कोई ऐसा फ्रेंड है जो उसको हमेशा ही लाइफ में एक फ्रेंड की तरह ही रहेगा। इस तरह के उसने अलग अलग फूलों के दिए जाने को एक मीनिंग दी हुई है। उसका दायरा और फैला है। अब वो देखता है कि रोज़ कहाँ देने चाहिए, गेंदा कहाँ देना चाहिए, लोटस कहाँ देना चाहिए, कौन से मंदिर में कौन से भगवान को, कौन से देवता को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है। फिर उसका दायरा और फैलता है, फिर वह यहाँ पहुँचता है। अब वो देख रहा है कि उसे मंगलवार को लाल फूल चढ़ाना है। अब आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति कभी फूल को देख पाएगा उस 2 महीने के बच्चे की तरह? और इस व्यक्ति को अब हम कहते हैं कि चलो आओ, तुमने अब अपनी ज़िंदगी को अगर अच्छा बनाना है, तुमने अगर ध्यान साधना में उतरना है, तुमने अगर बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है, तुमने अगर निर्वाण पथ पर पहुंचना है, तो तुम्हें ध्यान करना होगा। अब उससे हम कहते हैं आनापान स्मृति योग करना होगा। वह आनापान स्मृति योग में सांस को देखने लगता है। अब वो सांस को देखने से पहले ही उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, हाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। अब उसके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि सांस छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। अब उसके दिमाग में पहले से ही आने लगता है कि छाती से सांस लो तब क्या होता है, पेट से सांस लो तब क्या होता है, नाभि से सांस लो तब क्या होता है। लंबी गहरी सांस लोगे तो फेफड़े फैलेंगे, छोटी सांस होगी तो फेफड़े नहीं फैलेंगे। अब उसने इतनी सारी बातें उसके दिमाग में पहले ही घुस जाती हैं। और फिर सांस उसने कभी ली नहीं, कभी छोड़ी नहीं, सांस की तरफ तो उसका कभी ध्यान गया ही नहीं है। इस तरह से अब जब भी वो सांस को देखने लगता है, क्योंकि उसके मन की आदत है कुछ करने की, वो पहले ही करने लगता है। अब उसके मन की आदत है कि कहीं भी वो मन
किसी भी चीज़ को मैं अपनी एक अलाइनमेंट बनाना चाहता है, उसमें अपना कुछ जोड़ना चाहता है, कुछ तोड़ना चाहता है, कुछ मेमोरी को लाना चाहता है, कुछ यादाश्त को उसमें बैठाना चाहता है, तो तुरंत ही जैसे ही आनापान स्मृति योग में बैठता है, तुरंत जो है वो सांसों को लेने लगता है और न जाने कितनी बातें उसके अंदर चलने लगती है। इसलिए अब आनापान स्मृति योग मुश्किल हो गया उसके लिए, क्योंकि यह उसकी बुद्धि, उसकी नॉलेज, उसके इंटेलेक्ट की वजह से है। और यही ऐसा नहीं है कि 2 महीने का बच्चा आनापान स्मृति योग कर सकता है और एक प्रौढ़ और एक वृद्ध या एक नवयुवक आनापान स्मृति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बुद्ध तो यह कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग आदमी, एक वृद्ध आदमी भी एक 2 महीने के बच्चे की तरह ही हो सकता है, लेकिन 2 महीने के तरह के बच्चे में और एक वृद्ध में जो बुनियादी फर्क होगा वो यही होगा कि वृद्ध के अंदर पूरा संसार का ज्ञान भी होगा और उसके अंदर एक स्थिरता होगी, ऐसी जैसे नो माइंड वाली स्थिति 2 महीने के बच्चे की है। ऐसा हो सकता है, बुद्ध कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, बुद्ध पुरुष कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। वह एक बच्चे की तरह है। और क्राइस्ट तो कहते थे कि जब तुम 5 साल के बच्चे की तरह हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा का राज्य मिल जाएगा, तो तुम उस प्रभु के राज्य में स्वीकार कर लिए जाओगे। एक ऐसा अनकंडीशन्ड माइंड चाहिए। और यह हो सकता है, इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग में पहुंच सकता है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे उसके कर्म कितने ही जघन्य क्यों न रहे हों, चाहे उसके कर्मों का सिलसिला कभी न थमा हो, चाहे उसने कैसे ही अपराध किए हो, वह भी सत्य के पथ पर चल सकता है। वह सत्य के पथ पर चलने की जो विशेष बूटी है वह सबके अंदर रखी ही हुई है, उससे कोई खाली नहीं। इसी को बुद्ध प्रज्ञा या विवेक कहते हैं। जिसकी भी प्रज्ञा और जिसके भी विवेक, जिसकी भी स्मृति का जन्म हुआ, वह उसी अवस्था में पहुंच जाता है जिस अवस्था में बुद्ध हमें ले जाना चाहते हैं, जिस अवस्था में बुद्ध स्वयं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी, चाहे वो कैसा भी हो, वह सत्य के पथ पर चल सकता है और सत्य की प्राप्ति कर सकता है। आनापान स्मृति योग में हम सांस पर ध्यान इसलिए नहीं केंद्रित कर पाते क्योंकि हमें कुछ करने की आदत है, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यह ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्धि का कोई खेल ही नहीं, जहाँ पर बुद्धि को बंद कर देना होता है, जहाँ पर सारे अपने इंटेलेक्ट को बंद कर देना होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं। अपनी बुद्धिमत्ता, अपना इंटेलेक्ट, अपनी जोड़ तोड़ की आदत मन की और अपनी नॉलेज को एक तरफ रख देना होता है, बंद करके पिटारी में रख देना होता है और बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह हम अपने मन को एकाग्र करते हुए
अपनी सांसों पर उसको लगा देते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं, उसको दृष्टा की तरह जैसे कहीं दूर कोई बादल उड़ रहा है, जैसे कहीं दूर कोई आग लगी हुई है और उसकी चिंगारियां उठ रही हैं और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जब कहीं दूर कोई चिंगारी उठती है, कोई आग भड़कती है, तो हम ऐसा नहीं कि हम चिंगारी को देख रहे हैं और आग को देख रहे हैं, हमारा तुरंत ध्यान जाता है कि यह आग कहाँ लगी होगी, ये किसने लगाई होगी, ये किस चीज़ में लगी होगी, ये इतनी क्यों कैसे भड़क गई होगी, इसको बुझाने के क्या इंतज़ाम हो रहे होंगे, इसमें जान माल का कितना नुकसान हो गया होगा, क्या हो गया होगा, क्या नहीं हुआ होगा, न जाने कितनी बातें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं तत्क्षण। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आग लगने वाली घटना को अगर देख रहा हो तो वो यही देखेगा कि यह हो क्या रहा है। उसके लिए वह एक आश्चर्य है, वह आश्चर्यमय होकर देखता है कि कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, कैसे आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। वह उसी में खो गया। वो नहीं देखता कि आग कैसे लगी, कहाँ लगी, क्यों लगी, किस चीज़ में लगी हुई है, आग का कलर क्या है, आग हवा के हिसाब से कैसे उड़ रही है, कैसे बादल उड़ रहे हैं, कैसे काला धुआं उठ रहा है, कैसे सफ़ेद धुआं उठ रहा है, किस तरफ को चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। वह तो उस घटना को एक दृष्टा की तरह देख रहा होता है। और जब मनुष्य के अंदर प्रज्ञा और विवेक की जागृति हो जाती है, जब उसका नियंत्रण अपने ऊपर आ जाता है, जब उसकी सम्यक दृष्टि खुलती है, सम्यक दृष्टि के बाद भी यही स्थिति होती है कि वह अपने आनापान स्मृति योग में अपनी आती जाती सांस को ऐसे ही देख रहा होता है जैसे वह दूर कोई दृश्य देख रहा है। लेकिन यह करने से होगा। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा आदमी प्रयास नहीं कर सकता, तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल मार्गदर्शक है। जो विवेकशील मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करता है वह मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाता है। विवेकशील मनुष्य, यह पहली कंडीशन है। विवेकशील मनुष्य ही धर्म मार्ग का अनुसरण करता है। विवेकशील होना पड़ेगा। और विवेकशील कोई कैसे होता है? जब वह उसके अंदर एक ऐसी स्मृति का जन्म होता है, उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है कि वह अपना भला बुरा देखता है। वह उसके अंदर एक नियंत्रण पैदा होता है। उसके अंदर अपने को नियंत्रित करने की, अपने को उस नियंत्रण में रखने की एक कसौटी उसके हाथ लगती है। तब उसके अंदर सम्यक संकल्प पैदा होता है। सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि, इसीलिए प्रज्ञा के दो अंग हैं, पूरी तरह से देखना और पूरी तरह से संकल्पित होना। सम्यक संकल्प चाहिए। संकल्प का अर्थ ही यह है कि मैं रुक गया हूं, अब मुझे यह करना होगा। संकल्प ऐसे ही है जैसे जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो स्टीयरिंग पर हमारा कंट्रोल होता है, गाड़ी पर हमारा नियंत्रण होता है। गाड़ी पर नियंत्रण कब होगा? जब ब्रेक हमारे पास होंगे, जब स्टीयरिंग हमारे पास होगा, जब हम ड्राइविंग सीट पर होंगे। यह नियंत्रण पैदा होता है जब प्रज्ञा, और इसी नियंत्रण से संकल्प का जन्म होता है कि मुझे यह करना है। यही एक स्थिरता है जो विवेक और प्रज्ञा
जो भी कह लें, जब यह विवेक का जन्म होता है, जब यह खुलती है, तब मनुष्य के अंदर एक अद्भुत चिंगारी फूटती है। तब वो देखता है, खड़े होकर देखता है, नियंत्रण है उसका। जैसे ही अपनी सांस को देखता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण है, वो वहीं रुक जाता है। और जो व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, वो क्या करेगा? जब मनुष्य के अंदर विवेक नहीं होता, उसकी क्या लक्षण है? जब विवेक नहीं होता तो मनुष्य दूसरे की नकल करता है, देखा देखी करता है। आपने देखा ना, एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीद ली, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे लोन लेना पड़ जाए, चाहे मुझे गाड़ी खरीदनी है। अब इस आदमी के अंदर विवेक नहीं है। यह अभी उसके प्रो कॉन्स को नहीं देख पा रहा है, यह उसके अभी कारण और परिणाम को नहीं देख पा रहा है। लेकिन इसके दिमाग में एक भूत सवार हो गया, क्योंकि इसने गाड़ी देख ली, इसका पड़ोसी गाड़ी ले आया, या कोई इसके रिश्ते में गाड़ी ले आया, या कोई इसके ऑफिस में कोई इसका जूनियर गाड़ी ले आया, या कोई सीनियर गाड़ी ले आया। अब इसको तकलीफ़ हो गई है कि गाड़ी मेरे पास भी होनी ही चाहिए, मैं कोई मामूली हूँ क्या? अब यह दिन रात परेशान हुआ बैठा है। अब ये जोड़ तोड़ लगाएगा, लोन लेगा, इधर से पैसा लेगा, उधर से पैसे लेगा। अब ये गाड़ी खरीदेगा। अब गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी रखने के लिए इसके पास पर्याप्त जगह ना हो भला। अब ये गाड़ी खरीदेगा, चाहिए उसमें पेट्रोल भराने के लिए इसके पास वो बजट है या नहीं, इसने वहाँ दिमाग नहीं लगाया। उसकी मेंटेनेंस करने के लिए इसके पास बजट है या नहीं, इसने दिमाग नहीं लगाया। और कभी अगर वो गाड़ी कहीं टकरा गई, कहीं लग गई, कुछ और टूट फूट हो गई, उसको ठीक कराने के लिए इसके पास बजट होगा या नहीं, इसने इतना भी दिमाग नहीं लगाया। और उस गाड़ी की इसके लिए क्या उपयोगिता है, यह कितने दिन उसका इस्तेमाल करता है, करेगा, इसका भी उसने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन उसने एक बात कि दूसरे ने खरीद ली, अगर दूसरे को ज़रूरत हो सकती है, दूसरे के माँ बाप बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटल लाना है, ले जाना है, और कोई उसको गाड़ी से अनिवार्य काम होगा, गाड़ी उसकी अनिवार्यता होगी, तब वो खरीद रहा होगा। इसको कुछ पता नहीं, लेकिन इसके दिमाग में है कि दूसरे ने गाड़ी ले ली, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे से यह कमज़ोर था, इसने ले ली, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भी लेके दिखाऊंगा। यह आदमी मूढ़ है, इसके अंदर विवेक नहीं। इस तरह से जब व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता है, तो तब वह ऐसे ही कृत्य करता है। विवेकशील, बुद्ध कहते हैं विवेकशील मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करता है, वो मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति विवेकशील होता है, वह आनापान स्मृति करते वक्त वहीं स्थिर हो जाता है। उसके अंदर संकल्प पैदा होता है, क्योंकि विवेक या प्रज्ञा, इसके दो अंग हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। संकल्प के बाद फिर वो हिलता नहीं। अब उसे पता है कि उसने आती जाती सांस को सिर्फ देखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। उसके अंदर एक संकल्प पैदा हुआ है, एक दृष्टि है उसके अंदर, वह उस दृष्टि से पूरी तरह से देख पा रहा है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि प्रयास तुम्हें करना होगा, तथागत तो केवल मार्गदर्शक है। और जो विवेकशील मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करता है, वो मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाता है। कंडीशन है कि विवेकशील मनुष्य होना चाहिए। अगर विवेकशील नहीं है तो फिर वह धर्म मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म मार्ग के अनुसरण के लिए तो संकल्प चाहिए, धर्म मार्ग के अनुसरण के लिए तो दृष्टि चाहिए, और वो भी सम्यक, पूरी तरह से देखने की दृष्टि। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जैसे ही वो पहले तो वो उस सांस को देख ही नहीं पाते जो एक नेचुरल फ्लो में चल रही है, अपनी तरफ से लेने लगते हैं, और फिर जब वो देखने भी लगते हैं तो धीरे धीरे वह वहाँ से जो अपने रोज़मर्रा के कार्यकलाप हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह असलियत है, रोज़मर्रा के कार्यकलापों में चले जाते हैं, अपने ऑफिस में चले गए, वहाँ बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, चाय आ रही है, और फिर अचानक उसको लगता है कि
अरे ये तो कल की बात थी, या ये कल होगा ऐसा, क्योंकि वो रोज़ हो रहा है, वो रोज़ हो रहा है, वो उनका धर्म हो चुका है। धर्मानुपश्ययी में हम देखते हैं अपनी आदतों को, जो रोज़ घट रहा है, जो हमारा एक विशेषता हो चुकी है, जो हमारी एक आदत हो चुकी है, जो एक हमारा ढर्रा हो चुका है, उसको हम धर्मानुपश्ययी में देखते हैं। इसी तरह से जब व्यक्ति आनापान स्मृति करता है तो सांसों को ध्यान देने के बजाय वह जैसे कि वो असलियत में कहीं कोई एक रोज़मर्रा के कार्यकलाप में चला गया। ऐसे ही इन मित्र ने, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं ये, इन्होंने अपनी असलियत बताई है कि ऐसे वो चले गए हैं किसी कार्य में, जैसे वो रोज़मर्रा का कार्य उनकी दैनिक चर्या, वास्तविक दैनिक चर्या हो, ऐसे वो उस काम में ऐसे उनका मन ऐसे ख्यालों में चला जाता है। और फिर लौट के आते हैं बहुत देर के बाद कि मैं तो आनापान स्मृति कर रहा था, मैं कहाँ चला गया। और जब लौट के आते हैं तो तब तक कोई उत्तेजना, तब तक कोई वेदनाएं शरीर में जो उठी हुई हैं वो उनका पीछा करने लगती हैं। कहीं कोई चींटी काट रही ऐसा महसूस होता है, कहीं कोई पेट में कोई गुड़गुड़ हो रही होती है, या कहीं कमर में दर्द हो रही होती है, या कहीं सर में दर्द हो रहा होता है। इस तरह से वेदनाएं उनको महसूस होती हैं और धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि उन्हें उठना पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये कौन सी परीक्षा की घड़ी है। ऐसा ही होता है और यह हर मनुष्य के साथ होता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा उसके साथ होगा जो व्यक्ति पूरी तरह से संसार में लिप्त हो चुका, जिसका हर वक्त उसका मन तृष्णाओं के पीछे, आकांक्षाओं के पीछे दौड़ रहा है। उसको हर चीज़ चाहिए, उसको हर नॉलेज चाहिए, उसको हर जगह अपना दिमाग लगाना ही लगाना है। वो टेलीविज़न भी देखेगा, साथ में मोबाइल भी देखेगा, साथ में कुछ खाएगा भी, साथ में फिर किसी से बात भी करेगा। घर में वो सब काम एक साथ कर रहा होता है, टेलीविज़न भी देख रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, कुछ खा भी रहा है और किसी से बात भी कर रहा है। और साथ में वो उसने अखबार भी रखा हुआ है तो अखबार को भी देख लेता है बीच बीच में कि ये क्या आ गया, लिखा हुआ क्या दिख रहा है मुझे, फिर उसको रख देगा, फिर वो टेलीविज़न में कुछ देखने लग जाएगा, फिर थोड़ी देर में अपने मोबाइल को देखिएगा कोई मैसेज तो नहीं आ गया। यह व्यक्ति पूरी तरह से विक्षिप्त वाली स्थिति में है। और हालांकि यह व्यक्ति विक्षिप्त है या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन आज अमूमन हर व्यक्ति इसी अवस्था में से गुजर रहा है। किसी भी व्यक्ति को घर में जाके देखें, किसी भी व्यक्ति को दूर खड़े होकर उस व्यक्ति पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे अपना, तो हम पाएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में कि व्यक्ति कितना असहाय हो चुका है। और आप तो अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, तो कभी पब्लिक प्लेसेस में, कभी किसी पार्क में जाकर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं, एक दूसरे के गोदी में बैठे हैं, एक दूसरे के बाजू में हाथ डालकर बैठे हुए, लेकिन साथ में मोबाइल, दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और वैसे वह घर से दूर निकल कर आए हैं एकांत में बैठने के लिए कि कुछ प्यार की बातें करेंगे, कुछ एकांत में अपना वक्त बिताएंगे, कुछ अपनी शेयरिंग करेंगे। लेकिन वहाँ भी जो है वह मोबाइल, एक अपने मोबाइल में लगा है, दूसरा अपने मोबाइल में लगे और घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन वैसे उनके पास वक्त नहीं है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर वो एक दूसरे से मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सीन आप देख सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेसेस में चले जाएं बड़े शहरों में तो आपको आसानी से ये चीज़ें दिखाई देंगी। कहने का अर्थ यह है कि वहाँ भी हम अपने मन को एक जगह टिका नहीं सकते, स्थिरता वहाँ भी नहीं है। और इतना अस्थिर हो गया मन, इतना उतावला हो गया मन, इतना आवारा हो गया मन, कैसे ध्यान में लगेगा? इसमें हमें विचार करना होगा, अपने मन को सबसे पहले देखने। इसीलिए आनापान स्मृति में बहुत आसानी से हम अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी विक्षिप्तता, अपने पागलपन के बारे में जान सकते हैं,
अपने मन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। हमें लगता ही तो है कि हम ठीक हैं, लेकिन हमारे पागलपन को हम ही जानेंगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। दूसरे से तो हम छिपाते हैं, दूसरे से हम कभी भी अपनी असलियत नहीं उसके सामने लाने देना चाहते। दूसरे से तो हम यही कहेंगे कि मैं रात में सोया था, सुबह उठकर फिर ऑफिस आ गया या कॉलेज आ गया, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे रात में नींद नहीं आती। लेकिन हकीकत यह है कि रात में मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, मोबाइल पर घंटों बातें कर रहा हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं विकसित हूँ। मेरे अंदर एक प्रकार की विकसितता हावी हो रही है। और आज यह पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब तक वो लाउड म्यूज़िक न चला ले या कानों में म्यूज़िक न लगा के सोए, तब तक उसको नींद ही नहीं आ रही। और अगर वो एकांत में डाल दिया जाए, उसके सारे मोबाइल और उसके सारे गजेट्स उससे ले लिए जाएं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही पागल हो जाएगा। और आनापान स्मृति या ध्यान या विपश्य नाम करते समय तो हम बिल्कुल ही अकेले होते हैं। और जब भी कोई इस तरह की विकसितता घेरने लगी है, आज जिस तरह से मनुष्य की विकृति बढ़ी है, मनुष्य के मन का फैलाव हुआ है, आज उसके लिए ध्यान एक अनिवार्यता हो गई है। और हर कोई यही कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, हर कोई यही कहता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कोई भी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, वो यही सलाह देंगे। किसी भी और मेंटल क्लिनिक में चले जाएं तो वो यही कहेंगे कि आपको योगा करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको अपने वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब करने लगते हैं तब पता चलता है कि हम तो पूरी तरह से विकसित तो हो चुके हैं। और आनापान स्मृति में हम अपने आप को बड़ी आसानी से अपना अध्ययन कर सकते हैं कि हमारी इस मन की स्थिति क्या है। और ऐसा नहीं कि मन की स्थिति किसी और ने बनाई है, हमने ही बनाई है, बेहोशी की वजह से। बुद्धि इसको कहते हैं अविद्या। इसलिए बेहोशी और अविद्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने मोबाइल का क्या इस्तेमाल करना है। स्वाइप करते चले जाते हैं मोबाइल में, घंटों स्वाइप कर रहे हैं, अंगुली चलती जा रही है स्क्रीन पर। करते क्या है, कुछ भी स्क्रीन पर आ रहा है उसको देखना है, उसको आगे पलटना है। कुछ भी स्क्रीन पर आ रहा है, रील आ रही है, उसको पलटना है, दूसरी रील, फिर तीसरी रील। कोई काम की हो न हो, उसमें विकसितता हो, उसमें पागलपन हो, उसमें सेक्स हो, उसमें वायलेंस हो, उसमें मूर्खतापूर्ण बात हो, जो कुछ भी हो वह सब अपने अंदर घुसेड़ते रहना है। इतनी सारी चीज़ें हम अपने मन के अंदर क्यों डाल रहे हैं? यह इम्प्रेशन, यह इम्प्रिंट हो रहे हैं अंदर, यह हमें पता नहीं चल रहा है। क्या हम नहीं जानते कि आंखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे अंदर छप रहा है, और किसी न किसी वक्त वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हमें यह क्या होने लगा है, हमें ये चीज़ क्यों दिखाई देने लगी, हमें यह सपना क्यों आया, हमने ये क्यों देखा। हमने ये इसलिए देखा क्योंकि हमने इसको देख चुके हैं। हम जब स्वाइप कर रहे थे स्क्रीन पर मोबाइल की, तब हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, काम की है नहीं है, उसमें क्या विकसितता है, क्या पागलपन है। कुछ भी अंदर डाले चले जाओ बस। तो पागल होने के लिए तो हमने अपने आप को जैसे फैक्ट्री में डाल ही दिया है, तो वहाँ से पागल ही होकर लौटेंगे। अब इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर किससे क्या सुनना है, क्या पढ़ना है अखबार में, टेलीविज़न में क्या देखना है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ों को पब्लिक प्लेसेस में पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको अटेंशन देनी है, किसको अटेंशन नहीं देनी है, कोई हमें मतलब नहीं। हर चीज़ हमारे अंदर प्रभाव डाल रही है। जब तक मनुष्य को अपने बारे में इतनी अवेयरनेस न हो, जब तक मनुष्य को यह पता न हो कि उसका
मन कितनी बुरी तरह से इन बातों से ग्रसित हो रहा है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, तब तक वह इसको बहुत लाइट ले रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। और जब तक उसको पता चल रहा है तब तक तो वो पागल हो चुका होता है। आज आनापान स्मृति योग करने में इतनी मुश्किल क्यों? इतनी मुश्किल है? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को मुश्किल है। किसी को भी पूछो आनापान स्मृति योग, वो कहता है कि आनापान स्मृति योग तो बहुत मुश्किल का काम है। 2 सांसें देखते हैं फिर यह हो जाता है, 5 सांसें देखते हैं फिर यह हो जाता है, थोड़ी देर में हम सो जाते हैं, कोई कहेगा हम कहाँ चले जाते हैं, कोई कहेगा हम तो किसी सपने में चले गए, कोई कहेगा मैं तो अपने कामकाज में चला गया, कोई कुछ। आनापान स्मृति योग हो ही नहीं पाता, जबकि करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है अपने से। हमने इतनी लंबी दौड़ लगा ली, हमने अपनी चाल को इतना तेज कर लिया है कि अब ब्रेक लगाए लगते नहीं, अब गाड़ी रुकने से भी रुकती नहीं, अब तो बहुत वक्त लगेगा। ब्रेक लगने के बाद भी न जाने कितनी लंबी यात्रा हो जाएगी, तब कहीं यू टर्न हो सकता है, लेकिन वह भी लगातार करने से, निरंतर प्रयास से। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा, क्योंकि बुद्ध हमारी स्थिति को जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि निरंतर प्रयास करना होगा। तब तक प्रयास करना होगा जब तक कुछ करने को शेष ही न रह जाए। वो हमारी स्थिति को देखते हुए हमसे कहते हैं, और वह तो 2800 साल पहले कह रहे थे। उस समय तो इतनी विकसितता, इतना पागलपन नहीं रहा होगा शायद, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, मन ने जिस तरह से गिरफ्त बना ली है, मन ने जिस तरह से अपनी पकड़ तेज कर ली है, मन ने जिस तरह से अपनी चाल तेज कर दी है, मन जिस तरह से हजारों चीज़ों में एक साथ दौड़ने लगा है, आज तो और भी मुश्किल हो जाने वाला है। तो हमें समझना होगा, सबसे पहले तो हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों पर नज़र रखनी होगी, अपने मन की 24 घंटे निगरानी करनी होगी, क्योंकि मैंने अपने इसी मन से आनापान स्मृति करवानी है। अगर 24 घंटे आप अपने बच्चे को खेल में ही लगन करने दोगे, उसको टोकोगे नहीं, उसको खेल से रोक कर उसको सुलाओगे नहीं, उसे खेल से रोक कर उसको होमवर्क कराओगे नहीं, उसको कहोगे नहीं कि भाई खेलने का भी अपना टाइम है, पढ़ने का भी अपना टाइम है, होमवर्क का अपना टाइम है, टेलीविज़न का अपना टाइम है और सोने का अपना टाइम है। उसे सिर्फ खेलने को ही आप दे दो, 24 घंटे खेलने को दे दो, और फिर देखो वो बाकी चीज़ों में उसका कोई ध्यान नहीं लगने वाला। कोई बच्चा खेलते ही रहे पूरा दिन और फिर उसको आप 1 हफ्ते बाद कहो कि चलो तुमने अब 1 हफ्ते तक लगातार खेल लिया, अब तुम पढ़ाई में ध्यान दो, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते से उसने आदत बना ली है। अब उसको 24 घंटे खेलने में अच्छा लगता है। जब तक वो सो ही नहीं जाता, उसकी आंखें बंद ही नहीं हो जाती, तब तक वो खेल लेना ही चाहता है और उसका कोई और काम में उसका ध्यान हम लगाना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, उसको अपना होमवर्क करना मुश्किल हो जाएगा, उससे होमवर्क कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बच्चे का एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। इसी तरह से हमें भी अपनी 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। हमें आनापान स्मृति करना है, ये हमारा होमवर्क है, यह हमारे लिए जीने मरने का सवाल है, यह हमारी मुक्ति का सवाल है, यह हमारे दुख से मुक्त होने का सवाल है, हमें दुख से दूर करने का सवाल है, अपने को दुख से दूर करने का सवाल है। इसमें हम अगर जरा भी कोताही बरतेंगे तो फिर खामियाजा हमें भुगतना होगा, और हमने यही किया है। पहले तो हमें इतने सालों तक पता ही नहीं चलता कि आनापान स्मृति क्या है। अब हमें किसी ने बताया, चलो हम किसी तरह से रास्ते में आ गए, हमने शिविर भी अटेंड कर लिए, हम किसी तरह से अब अपने आप बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को ध्यान में लगाना चाहते हैं। तो अब मुश्किल होगी, क्योंकि इतने सालों तक तो हम इससे बहुत दूर रहे, हमने मन को पूरे संसार में दौड़ाया। अब हम रोकना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही, उसको सहन करना होगा, अपने आप को दृढ़ संकल्पित करना होगा। संकल्पित करने का अर्थ ही यही है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं विवेक जग रहा है। यह अच्छी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई हम मन को मार रहे हैं।
शुरुआत तो ऐसे ही होगी। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको एक चैलेंज की तरह स्वीकार करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि यह सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मन सबके साथ उसी तरीके से व्यवहार करता है। और किसी भी व्यक्ति को आध्यात्म की प्रगति में इसी तरह की लड़ाई लड़नी होती है जो हम लड़ रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।